द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कौन सा सेक्टर चलेगा और बाजार उसको उस बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में गठित सरकार को बाजार किस नज़र से देखेगा और कौन सा सेक्टर चलेगा। वो वीडियो थोड़ा देर से लॉन्च हो पाया है क्योंकि मैं किसी काम में चला गया था, इसलिए लॉन्च नहीं हो पाया। अभी सुबह 11 बजे लॉन्च किया उसको। अभी दोस्तों 1 बजा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये दूसरा वीडियो होगा आज एक ही दिन में, कल नहीं हो पाया था। तो उस वीडियो को भी आप देखें, मतलब कुछ देखना शुरू भी किया लोगों ने और वो गंभीरता से देखें। वो सन 2024-25 या यूँ समझिए इस पूरी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो शेयर बाज़ार की पूरी एक चित्र है, तस्वीर है वो, मतलब, और आपको एक बहुत बड़ी गाइडलाइन देगा वो। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने जिन शेयरों का ख़ास तौर से विश्लेषण किया, स्पेशल ये कहा था कि ये शेयर हो सकता है कि मल्टी बैगर बन सके, मतलब खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं किया था मैंने, ये बात सही है, लेकिन मैंने उनकी हर चीज़ डिटेल में समझाई थी, उनकी इम्पोर्टेंस समझाई थी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, सब चीज़ें बताई थी। अब उसमें अमरा राजा कहा था मैंने, अरविंदो फार्मा कहा था, नाटको फार्मा कहा था। तीनों तेज हैं, तीनों कंपनियां तेज हैं, तेजी की ओर है। ऐसा नहीं बाजार तेज है इस कारण से तेज है, नहीं, तेजी की वो उनका जो लेवल दिखा रहा है, जो गति दिखा रहा है, जो एग्रेशन है उन शेयरों में, वो इस बात को साफ कर रहा है कि वो ऊपर जा सकते हैं। मैं खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आप अपने हिसाब से खरीदिए। अब सवाल ये है कि आप किसी से भी आप पूछ लें, जो अमरा राजा है उसकी सबसे खास बात यह है कि वो उसके जो प्रमोटर हैं रामचंद्र गल्ला नायडू और उनकी पत्नी जो है और उनके जो पुत्र हैं जयदेव गल्ला नायडू, वो एक राजनीतिक परिवार है और तेलुगु देशम पार्टी की सरकार में, और जो तेलंगाना की सरकार थी, जो ये जो चीफ मिनिस्टर थे, मतलब तेलंगाना के अभी थोड़ा टाइम पहले, उसमें भी मिनिस्टर रही हैं उनकी पत्नी, और लंबे टाइम तक रही है, मतलब उसमें भी टीडीपी में भी लंबे टाइम तक रही जब आंध्र प्रदेश था, और जब बंटवारा हो गया तेलंगाना बन गई तो तेलंगाना सरकार में भी वाईएसआर सरकार में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, उस सरकार में भी वो मिनिस्टर रही हैं। और उनके जो पुत्र हैं अजय मतलब गल्ला नायडू, वो भी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, लंबे टाइम तक रहे हैं। ये मैंने अभी चेक नहीं किया कि वो अभी भी हैं क्या। तो इसमें क्या होगा कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। और अब क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अमर राजा बैटरीज का, ये अमर राजा बैटरीज के प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकेगा। इसके जो भी सैंक्शंस लेनी हैं, जो भी क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं, वो डबल इंजन की सरकार पर बैठे हैं वो, ये तो वो खटाखट मिलेंगी वो, मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत फास्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत पैदा ही नहीं होगी। मान लीजिए अब आप तक एवरीथिंग इज क्लीन, दी नाउ दी हाईवे इज क्लीन फॉर दिस कंपनी। इस लिहाज से भी इस शेयर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भाई हमारा तो पैसे कमाने का उद्देश्य शेयर बाजार में लगा करके, और पैसा लगा के कमाएंगे, किसी की चोरी थोड़ी कर रहे हैं, मतलब। तो दिस इज द पोजिशन। और अरविंदो फार्मा भी बहुत तेज तर्रार हैं, ये बहुत चालाक है, मतलब बहुत स्मार्ट है, मतलब ये मैंने बता दिया था आपको, ये सारी बातें बताई थी उस दिन। ये गल्ला की जो राजनीतिक परिवार की जो विस्तृत विवरण है वो मैंने आज दिया है आपको। इसी तरह आप देखिए जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी कंपनी जो हेरिटेज फूड है उसके रेट ही डबल हो गए। मतलब अखबारों में आ रही है कि साहब उनका मतलब है ये 5,000 करोड़ कमाए, 8,000 करोड़ कमाए नायडू फैमिली ने। इन दी सेम वे वो कमाए। ये अमर राजा भी मतलब एक बहुत अच्छी, मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मेरी खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आज का जो बाज़ार है, आज हम जो वीडियो बनाएंगे
वो हम एक बहुत बड़े सेक्टर पे वीडियो बना दिया, चर्चा करेंगे, वीडियो का चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और उस चर्चा के दौरान आपको मैं हर चीज़ बहुत खुलासा करके बताऊंगा, बहुत ओपनली, निस्वार्थ भाव से, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो उससे पहले आज के बाज़ार पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज का बाज़ार वैसा ही है जैसी संभावना थी। मंत्रियों के पोर्टफोलियोज अभी अलोकेट नहीं हुए हैं। अब वो शाम तक हो जाए, कल तक हो जाए, दोपहर तक हो जाए, रात तक हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मंत्रिमंडल का कल गठन हुआ है, वो मंत्रिमंडल का गठन इस बात को साफ कर देता है कि माननीय मोदी जी इस सरकार के गठन में किसी भी सहयोगी दल के दबाव में नहीं आए, मतलब, और उन्होंने दबाव डाला भी नहीं सहयोगी दलों ने। ये बात उनकी बहुत बड़ी शराफत है। और इस बात को, इस स्थिति से इस बात का इंडिकेशन मिलता है, साफ साफ इंडिकेशन मिलता है कि ये सरकार बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से चलेगी, बहुत सहयोग के साथ, बड़े प्रेम संबंधों के साथ चलेगी। और जब सरकार शांतिपूर्वक चलती है, संगठित होकर के चलती है, बिना गुटबाजी के चलती है, तो उसके परिणाम उद्योग जगत को बहुत शानदार मिलते हैं। मतलब ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड, कॉमर्स, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको बहुत सुखद परिणाम मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ होता है। तो ये सारी बातें मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, जो आज लॉन्च किया है मैंने। और अब आते हैं आज के वीडियो में काय पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेक्टर पे जो वेंटिलेटर पर मौजूद था, और अगर निजी हाथों में होता तो निश्चित रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता। ये मान लीजिए आप, बैंक एक ऐसी संवेदनशील चीज़ है कि जरा सा उसके अस्तित्व के बारे में डाउट होने लगा और लोगों ने अपना पैसा निकाला, ही माना, और वो बैंक बैठा, जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूंकि सरकारी थे, सरकार ने अपनी ताकत से, अपने कुशल प्रबंध से, मोदी सरकार ने उनको जीवन दान दिया है, उनको जिंदा किया है, और उनका नाम हुआ है, और लोगों ने पैसा भी कमाया उसमें। या यूँ समझिए जो डूबा हुआ पैसा था वसूल हो गया भाई, जिनके महंगे भावों के खरीदे हुए थे वसूल हो गए। अब आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। एक पूरी तस्वीर पेश करूंगा मैं, और दोनों पक्ष रखूंगा, मेरिट डिमेरिट। देखिए, जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष, मेरिट एंड डिमेरिट बोथ शुड बी प्रेजेंटेड टू द हियरिंग, टू द व्यूअर्स। जब भी तात्पर्य है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, वो व्यर्थ है, एक अनावश्यक रूप से वो धोखा है। तो अब आते हैं कि पहले तो हम इन बैंकों की फाइनेंशियल हिस्ट्री की, ये बैठे क्यों आखिरकार, ये बैंक ये इतने बड़े संकट में क्यों आए, 20 लाख करोड़ रुपए को इन बैंकों ने डुबो कैसे किया। और डूबने का कारण ये था, खाली अकेले बैंकों का मैनेजमेंट दोषी नहीं था, इन बैंकों के मैनेजमेंट में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार और का बहुत बड़ा दोष था। और यही दोष नहीं था कि उन्होंने कोई सिफारिश करके गलत लोगों को लोन दिलवा दिया, यही दोष नहीं था। दोष सबसे बड़ा ये था, जो मोटा पैसा डूबा, कि कोई मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो रोड प्रोजेक्ट बना रही है, उसको लोन का कमिटमेंट कर दिया, आधे से ज़्यादा लोन दे भी दिया उसको, और उसको उस सरकार ने एनवायरनमेंट के मामले में, कोई और साइड डिस्प्यूट के मामले में उलझा दिया, मतलब काम बंद हो गया, प्रोजेक्ट पर प्रोग्रेस आई नहीं, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और वो पैसा डूब गया, उलझाड़ में पड़ गया। भाई, पैसे का रिटर्न तो जब ही आना चालू होगा जब वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, यानी जो रोड का टोल जब आएगा, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। बट द रोड वॉज नॉट कम्प्लीटेड एंड द लोन गिवन बाय द बैंक वॉज इन डोल टर्म्स। पैसा चुकाएगा भी कहाँ से? तो इस तरह के हालात थे। फिर जैसे कोई पावर प्रोजेक्ट को लोन दिया, पावर प्रोजेक्ट में हजारों लाखों करोड़ रुपया डूबा हुआ था, को लोन दिया, अब वो प्रोजेक्ट मान लीजिए किसी तरह लग भी गया। अब लग गया तो ना तो उससे पावर खरीदते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, और ना उस प्रोजेक्ट को चलने देते हैं, ना उसको कोयला देते हैं, मतलब टाइम की। कोल के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। तो फिर जैसे मेटल के लिए कोई मान लो कोई प्रोजेक्ट में अप्रूव किया, उस प्रोजेक्ट को लगने नहीं देते हैं, वो लोन दे दिया, आधा पर्दा जो बीघा खत्म हो गया, उलझ गया। इस तरह से यानी कीचड़ में, दलदल में सरकारी बैंकों का जो दिया हुआ लोन था वो फंसता चला गया, और परिणाम ये रहे
कि 20 लाख करोड़ रुपया डूब गया। जो सरकारी बैंक, यानी कि आप देखिए सन 2012-13 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रेट था वो 10 पेड अप शेयर का 1400 रुपये रेट था। आज वो रेट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, आज भी वो रेट नहीं आया। आज भी वो रेट अगर 5 से, ये 2 पेड अप शेयर का रेट है 277 रुपये, अगर 10 पेड का लगाते हैं 1100 रुपये आता है। तो आप देखिए कि 12 साल बाद भी वो अपने तत्समय का जो भाव था वो भी नहीं आ पाया। इन्वेस्टर्स को कितना घाटा हुआ है। यही बैंक ऑफ बड़ौदा की पोजीशन है। बैंक ऑफ कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक का भाव सन 2009 में 700 रुपये था। मेरे पास थे उस समय बैंक शेयर, 400 रुपये में खरीदा था, 700 रुपये का भाव गया। अब वो क्या किया क्या नहीं हुआ उस बात में अपन नहीं जाएंगे, उसमें अलग बैठेंगे। और आज बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भाव है 2 पेड अप शेयर का 122 रुपये, तो 12 पंजे 60, 700, 650, 600, 650 का रेट आज। तो 11 और 4 15 साल बाद भी वो भाव नहीं आ पाया। मतलब इस सब के कारण ये थे। और कुछ पॉलिटिशियन ने सिफारिश करके गलत लोगों को लोन दिलवा दिए, असेट्स उनके गिरवी नहीं रखे, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए ढंग से, उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, उनकी असेट के डॉक्यूमेंट थे, फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट थे, वो गिरवी नहीं रखे। कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी जिसमें लेनी थी वो लिए बिना ही लोन दिलवा दिया। अरे अभी तो दे दो, ऊपर से टेलीफोन आ रहा है हायर अथॉरिटीज़ का, तगड़े टेलीफोन कि भाई अभी तो दे दो, और फिर ये दे देगा, ये कागज़ तो दे देगा, और कागज़ वागज़ कुछ नहीं दिए, वो लोन लेके खा के भाग गए, मतलब ख़त्म। तो इस तरह के मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं लेना, प्रोजेक्ट का जो एक एनालिसिस किए बिना, उसका वेटेज नहीं बिना कि ये क्या रिटर्न देगा, वायबिलिटी को चेक किए बिना, वायबिलिटी चेक नहीं की, गलत तरीके से लोन दिए, कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं दी, या उस प्रॉपर्टी को प्लेस नहीं किया जिस पर लोन दिया था। अच्छा, फिर रियल्टर्स को लोन दिए, जो रियल्टर्स को लोन दिए वो रियल्टर्स ने डुबो दिए, खत्म किस्सा। यानी आप देखिए HDFC लिमिटेड ने लोन दिया था 1.5 लाख करोड़ का, किनको? रियल्टर्स को दिया। और वो रियल्टर्स को लोन देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो इसी तरह LIC हाउसिंग का मतलब वो फंसा हुआ है मामला, ये लोन अगर वो कंपनियां नहीं देती उनको, तो उनके जो इंडिविजुअल लोन थे ना, हाउसिंग लोन, मतलब जो फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उसके लिए प्लेज करके जो इंडिविजुअल लोन लेते हैं, वो लोन नहीं उठते। वो इस दृष्टि से दे दिए वो लोन कि अभी इनको दे देते हैं, फिर इंडिविजुअल लोन लेगा, उस लोन से जो उस लोन को, इस कंपनी के जो लोन को बकाया उसमें एडजस्ट करते रहेंगे, रिकवर भी होता रहा। लेकिन वो तो बिल्कुल ही बट्टा खाता डुबा दिया। 25-30 हज़ार करोड़ रुपए के लोन HDFC लिमिटेड के टूट गए। उसका परिणाम ये कि HDFC बैंक में उस बात को ढकने के लिए उसका मर्जर किया गया। द रीजन बिहाइंड द मर्जर ऑफ बोथ दीज एंटिटीज वाज दैट HDFC लिमिटेड was ready to come in the doldrums and hot waters due to loan funded to the realtors। अब ठीक है, वो वसूल हुआ जाएगा, कुछ डूब भी जाएगा HDFC बैंक में मर्जर में। सागर के अंदर अगर कोई छोटी मोटी नदी का गंदा पानी भी मिल जाता है साफ सागर में, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े टाइम में वो शुद्ध हो जाता है वहाँ से। तो अब चलते हैं और बात करेंगे आज इस विषय पर। बहुत बातें करनी है, जल्दी मत कीजिए, आपका पैसा बहुत कीमती है, आप ये ध्यान रखिए। समय 10-20 मिनट कोई मायने नहीं रखता है, पैसा मायने रखता है। पैसा आपने जो पेट काट कर बचाया है, कड़ी मेहनत से कमाया है और उसमें से बचाया है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचाया है, उस पैसे की माय डियर सेफ्टी के लिए 10 मिनट दे दीजिए आप मेरे को। मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा हूँ ना, मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ आपकी मदद करना है, एंड नथिंग एल्स, नो ऑब्जेक्टिव एट ऑल। अब सुनते हैं आप इनके फाइनेंशियल डेटा पर विचार करते हैं जो आज की तारीख में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट है 838 रुपये का, 1 पेड अप शेयर है। इसका P रेशियो है 11.15 एज ऑन टुडे है। इक्विटी 892 करोड़ की 1 पेड अप शेयर है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.16 है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.28%। अब आते हैं अपन बैंक ऑफ बड़ौदा पे आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर का रेट है आज की तारीख में 2 पेड अप शेयर का 277। अब अपन आते हैं प्राइस अर्निंग रेशो, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये 7.62, SBI का 11.15 था।
और इक्विटी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की 1036 करोड़, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.61% है, जो थोड़ी सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.18%। पंजाब नेशनल बैंक, टू पेड अप शेयर का रेट 127.55 आज। प्राइस अर्निंग रेशो 15.44%, इक्विटी 2202 करोड़ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.46%, मच लेसर देन SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी मैंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं लिखा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.25% से 3-3.25% के बीच में इन बैंकों के, दे आर फार बिलो देन द कॉरपोरेट बैंक्स। कॉरपोरेट बैंक सिर्फ मैं 5 बैंकों को मानता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, बाकी ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक आ रहे हैं, आई डू नॉट रिकॉर्ड दैम एज ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। चाहे कोई नाराज हो, कोई राजी हो, मैं बात आपके हित की करूँगा। आई एम नॉट मेंट to serve these banker and see the operators and the bank management. I am serve meant the investors. Up इंडियन ओवरसीज बैंक 67 रुपये 91 पैसे का रेट है, ये 1 पेड अप शेयर। इसकी प्राइस अर्निंग रेशो 48.35 है। इसका बहुत हाई पी रेशो क्या है, कोई या तो कोई एसेट वेसेट बेची है या कोई बहुत बड़ी रिकवरी बेड डेट्स में थी जो हो। और इसकी इक्विटी है 18,903 करोड़ रुपये। ये 10 पेड अप शेयर, ये मैं समझता हूँ 18,903 करोड़ की इक्विटी भाई। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 रुपये 74 पैसे, वो करीब करीब PNB के बराबर। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने बता ही दिया, वही 2.25 से 3 के बीच में है। कैनरा बैंक 122 रुपये का रेट है 2 पेड अप शेयर का, और प्राइस अर्निंग रेशो 7.26 है, इक्विटी 1814 करोड़ है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.63%। और इसका भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.05%। लेट अस कम इंडियन बैंक 534 रुपये 65 पैसे का रेट है और प्राइस अर्निंग रेशो 8 रुपये 51 पैसे, इक्विटी 1347 करोड़ की है और 505.78 का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अनदर थिंग, सेंट्रल बैंक 65 रुपये का रेट है, 10 पेड अप शेयर है, 65 रुपये है, 150 साल पुराना बैंक है। इसकी पी रेशो है 21.3 और इसकी इक्विटी है 8,681 करोड़ की इक्विटी, 5.53 का इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अब ICICI की बैंक के आते हैं। मैंने एक बैंक लिया है प्राइवेट सेक्टर में से, नॉर्मल बैंक है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं रही है पिछले 10-12 सालों में। अभी थोड़ा सा सुधरा है जब से संदीप बख्शी साहब आए हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम चंदा कोचर के टाइम पर ये बैंक बैठता चला गया और एकदम से स्लो होता चला गया, इसकी गति बहुत धीमी हो गई। तो 1124 रुपये का इसका रेट है आज की तारीख। इसका पी रेशियो है 17.8 और इसकी इक्विटी है 1397 करोड़, 2 पेड अप शेयर है ये। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.37 और इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.4%, मच अबो टू ऑल दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। अब आप ये कहेंगे कि वो सस्ते हैं, अरे भाई सस्ते हैं तो ग्रोथ भी तो नहीं रही उसमें मारे भी तो गए लोग, कितने लोग मर गए बेचारे, मैं आपसे बता रहा हूँ, कितने इन्वेस्टरों की हत्या हुई इसमें। क्या आज आप अपना पैसा किसी गलत हाथों में सौंपोगे? ये तो थैंक्स गॉड कि मोदी जी की सरकार आ गई, जिसने बचा लिया इन बैंकों को, वरना इस देश का ही क्या हाल होता, ये देश डूब जाता। मैं आपसे बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर जिस देश का डूबता है वो देश डूब जाता है। एक बैंक डूब जाए कोई खास बात नहीं, ये तो सारे डूब गए थे एंड दे वर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री है। तो ऐसी सूरत में क्या हाल होता है? थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। गालियाँ आप कितने भी निकाल लें चाहे कोई भी मोदी जी को, लेकिन उन्होंने कितना जोर का काम किया है, एक मरे आदमी को जिंदा कर दिया मतलब। तो अब ऐसी सूरत में फाइनेंशियल डेटा मैंने दे दिए हैं और ये जो 2.5 से 3% का जो आ रहा है इनका, ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है, पहली बात तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो
ICICI बैंक है उसका 75%, 75% है इनका, और उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.4% है, जो कि सरकारी बैंकों के मुकाबले 1.5 गुना है। और ग्रोथ का इन सरकारी बैंकों में अभी पता नहीं पड़ रहा, बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जो पुराने डेट्स थे ना, वो उनमें से कुछ वसूल हो रहे हैं, या उन डूबे लोन्स को कुछ एक को बेचा भी है, उन्होंने बेच भी रहे हैं छोटे मोटे। तो उन लोन्स में से जो वसूली हो रही है उसको ये बैंक अलग से नहीं दिखा रहे, वो इनकी सेल के अंदर रेवेन्यू में शामिल है। आई कैन से विथ चैलेंज, उसके कारण से नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है ना, ये 3.5 सवा 3.5 का जो आ रहा है, वो भी इस कारण से। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टर के सामने दूध का दूध पानी का पानी रखूंगा। तो ये जो आ रहा है वो भी इस कारण से आ रहा है। अब आप SBI जो सबसे बड़ा बैंक है, हिंदुस्तान के हर कॉन्ट्रैक्टर, हर गवर्नमेंट सप्लायर, हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो छोटे से छोटा गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, कोई भी हो, सबके खाते SBI। कारण क्या? सरकार के खाते हैं, सारी राज्य सरकारों के खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आप देखिए बिना ब्याज के कितना पैसा है। राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का जो राजस्व आता है वो सारा उसमें जमा होता है, और उस पर कंसोलिडेटेड फंड पर सरकार, बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। नो इंटरेस्ट इज गिवन बाय द बैंक ऑन द बैंक अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक ए करंट अकाउंट। तो कितना भारी पैसा बिना ब्याज के पड़ा है SBI के पास में। अच्छा, इतना पुराना बैंक है, कई लोग तो मर गए बेचारे, मैं आपसे बताऊँ, बैंक जमा कराए। कोई साधु है, कोई मंदिर का पुजारी है, कोई साधु है, कोई ऐसा आदमी है जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, अकेला था, मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, उसकी डिपॉजिट थी बैंक में डूब गई, मतलब उसका कोई पता ही नहीं है, नो, उसको मालूम कर ही नहीं सकते हम आज। वो पैसा भी इन बैंकों के पास, इस बैंक के पास पड़ा है। उसके बावजूद भी इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.28% है माय डियर। हालांकि मैं ये नहीं कहता, SBI इज द मोस्ट एफिशिएंट बैंक अमंगस्ट द गवर्नमेंट बैंक। मैनेजमेंट स्टाफ बहुत शानदार है सरकारी, इसका SBI का सब कुछ है। लेकिन आप सिरमौर को देख लीजिए कि जब SBI की ये हालत है, उसका भी जो P रेशो 11.15 है और ICICI बैंक का 17.8 है। वो क्यों है? बाजार डिफरेंशिएट कर रहा है। चाहे SBI को कितना भी अप्रिशिएट कर दो, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने किया भी है भी, मतलब, लेकिन सच्चाई साफ। अब सरकार ये है, सरकार जो है वो पूरी कोशिश अब भी करेगी। और सरकार को क्या था, मतलब इनका जो बासल सेकंड भी पूरा नहीं हो पाया, बहुत सुखद। बासल सेकंड डेट इक्विटी रेशो के मेंटेनेंस का एक स्टैंडर्ड है इन द बैंकिंग सेक्टर, वो पूरा ही नहीं हो पाया। तो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया दिया, पूर्ववर्ती सरकार ने, कि भाई किस तरह पूरा हो जाए। ये लाते थे, उसको बर्बाद कर देते थे, पैसे को निपटा देते थे, लिक्विडिटी बढ़ती ही नहीं थी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज NDA सरकार ने आके ये कहा, उस पैसे हर बार इक्विटी कंट्रीब्यूशन देते थे, सस्ती सस्ती रेटों में मिलता रहा, इक्विटी बढ़ती रही अड़ाप शनाप। उस रेट में दी गई उस इक्विटी को, उसमें बढ़ती गई, सरकार का बजट सपोर्ट मिलता रहा। अब वो सरकार का पैसा भी डूब में आ गया था, वहाँ 5-5, 10 रुपये रह गए इन बैंकों के पैसे, शेयरों के। तो सरकार का भी 20 लाख रुपया एक तरह से ठिकाने लग गया था। कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपया साल देते थे बजट में, इसने काट दिया। वही पैसा माय डियर अब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, PLI, इन कामों पे खर्चा करके देश का विकास कर रही है ये। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आई विल से कि कंपैरिजन मैंने आपके सामने कर दिया है, हिस्ट्री मेरे सामने है। इसलिए इन बैंकों में मैं एक ही राय दूंगा कि जिनके पास पड़े हैं वो रखें इनको, और हर उछाल में निकालने का प्रयास करें। और नए, मैं 2 टूक कहूँगा, ना निकालें, हर उछाल पर निकालें, और उनको अल्टरनेट दूसरे बैंकों में, अच्छे बैंकों में, या तो कॉर्पोरेट बैंक्स में, या अच्छे IT सेक्टर है, कोई कंज्यूमर सेक्टर है, इस तरह के शेयरों में धीरे धीरे कन्वर्ट कर लीजिए। इनमें बैंकों में ग्रोथ नहीं आए। अरे यार एक बात बताओ, ये
आप बताइए, यानी कि एक बैंक की तो कितनी थी इक्विटी, ये इक्विटी है इंडियन बैंक, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक की 18,903 करोड़ की इक्विटी है। IDBI बैंक की 12,000 करोड़ की इक्विटी है। सरप्राइजिंग है मतलब। और 2-2,500 मतलब सबसे कम बैंक को बड़ौदा की 1,036 करोड़ रुपये PSU बैंकों में। सेंट्रल बैंक की इक्विटी 8681 करोड़ रुपये। अगर ये 10% भी डिविडेंड देते हैं ना, 850 करोड़ रुपया चाहिए सेंट्रल बैंक को, और इंडियन ओवरसीज बैंक को चाहिए ये 10% डिविडेंड के 1890 करोड़ रुपया। ये कमा ही नहीं सकते 1800 करोड़। अभी कमा लिया, और वो कैसे कमाया मैंने बताया उसको। लेकिन इन बैंकों की एफिशिएंसी, इन बैंकों का बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है इनके पास में। SBI के पास ज़रूर है। SBI का म्यूचुअल फंड है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, SBI कार्ड कंपनी है, और भी, और इंश्योरेंस में भी दोनों तीनों कंपनी, जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी है इनकी का बिजनेस भी है। तो मतलब जो SBI है ना, वो तो कॉमर्शलाइज कर पाए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 6.11% है, और ICICI बैंक का 8.37%। तो मेरी राय तो यही होगी कि चाहे SBI हो, देखिए बुरा मत मानना, किसी के पास हो तो मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे निकलने का प्रयास। अरे भाई, तुम अपने पैसे को गीले में क्यों रखते हो, सूखे में रखो ना यार, हरियाली में रखो ना, छाया में रखो ना अपने पैसे को, धूप में क्यों पटकते हो उस पैसे को, सूख जाएगा वो। मैं बहुत देशी भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, अंग्रेजी बोलता भी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को देशी भाषा में समझाना चाहता हूँ। और इन बैंकों के अंदर एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? तो सरकार चाहे कितना ही प्रयास कर ले बेचारे, लेकिन सरकारी आदमी है, वो क्यों मेहनत करेंगे मुझे आप बताओ। उनको तो तनख्वाह मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर में तो टारगेट पूरे नहीं होते हैं, प्राइवेट बैंक में निकाल देते हैं कान पकड़ के, या उसको इंक्रीमेंट नहीं देते हैं, वो अपने आप ठंडा हो जाता है, प्रमोशन नहीं देते हैं, उसको अपने कैरियर की चिंता है। सरकारी बैंक में कैरियर की कोई चिंता ही नहीं। अच्छा, बहुत से जो बाबू लोग हैं आप देखिए, उनको मैनेजर का प्रमोशन देते हो, जाते ही नहीं, मैनेजर लेते ही नहीं, कि साहब बाहर जाना पड़ जाएगा अगर प्रमोशन लेंगे तो। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वहाँ एफिशिएंसी काय को आएगी? चैलेंज है ही नहीं उनके सामने। आदमी एफिशिएंट जब बढ़ता है, मेहनत जब करता है, जब उसके सामने चैलेंज। तो मैंने देखिए ये बहुत कड़वी बात कही आज, और मैं माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेडल निर्मला सीतारमण है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, खैर मेरी तो हैसियत ही क्या है, शुक्रगुजार कहने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए मेरा तो अधिकार ही नहीं है उनके सामने। लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने देश की रक्षा की है, 20 लाख करोड़ रुपये को मिट्टी से निकाला है, और इन बैंकों की डूबी हुई पूंजी को, डूबे हुए शेयर मार्केट में उनको उतरा दिया हूँ। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले एफिशिएंसी आना बहुत मुश्किल काम है। उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है बिजनेस का, दुनिया भर की सब्सिडरी कंपनीज है, और वो कंपनीज भी मारी से पैसा कमा रही हैं किसी भी तरह से। और स्टाफ जो है 24 घंटे में से 18-16 घंटे काम करते हैं। इसलिए मेरा तो जो था साफ साफ कह दिया है, और अब मेरी बात से कोई बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा इस बात के लिए। सरकार से भी अगर कोई बुरा लगा हो, PSU बैंकों को भी अगर बुरा लगा हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और मैंने इन्वेस्टर हित की बात की। आप धीरे धीरे उस पैसे को अच्छी कंपनियों में, डाइवर्सिफाइड में, एफिशिएंट मैनेजमेंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये धन्यवाद है। और मेरी बात बुरी लगी हो तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, माने न माने ये आपका आउटलुक है। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, किसी भी तरह की खरीद फरोख्त की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।